नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ विवेक। तो आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर के। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी में बड़ी बड़ी फूट हुई है। खासतौर से एमसीडी में पार्षद पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय से पटल से बाहर हैं। तमाम सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। इसी पर करेंगे आगे चर्चा। क्या होगा आम आदमी पार्टी का भविष्य और अरविंद केजरीवाल की अगली रणनीति क्या होगी, और आने वाले समय में भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का रोल होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी शुरू से भारतीय राजनीति में कई दलों की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी को खत्म कर देने की रणनीति बनाते रहे हैं। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सरकार को बार बार परेशान करती रही। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। कई आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए, जिसमें तमाम सारे करप्शन के चार्जेस, और केंद्र सरकार ने इसमें बड़े पहल करते हुए ईडी और सीबीआई को इन्वॉल्व किया, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। ईडी की कई रेड हुई और उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेता जेल गए। उसके बाद पार्टी की छवि को एक धक्का जरूर लगा। इन केसों की सच्चाई है क्या, इसमें आगे हुआ क्या, इस सब पर भी करेंगे चर्चा। क्या आम आदमी पार्टी इस केसों के बाद लगने वाले आरोपों या कहें कि अपने ऊपर लगने वाले दागों को धो पाने में सफल होगी या नहीं, इस पर भी करेंगे चर्चा। इस सब को समझने से पहले चलना पड़ेगा 2013, जब आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा दिल्ली के अंदर और 28 सीटें जीतने में कामयाब हुई। दिल्ली विधानसभा में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 8 सीटों तक सीमित कर दिया। वही कांग्रेस जो 15 सालों से काबिज थी और उनकी नेता शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री रही, चुनाव हार गई। अरविंद केजरीवाल ने उनको चुनाव हराया। 28 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन सदन में किसी को बहुमत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने घेरना चालू किया और कहा, हिम्मत है तो अपने चुनावी वादों को पूरा करके दिखाएं। खासतौर से कांग्रेस ने समर्थन की घोषणा भी कर दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा दावा था जन लोकपाल को लेकर के। आम आदमी पार्टी जन लोकपाल आंदोलन से उभरी थी और उनका कहना था कि अगर वो दिल्ली की सत्ता में आते हैं तो एक ऐसा जन लोकपाल विधेयक पास करके दिखाएंगे जो पूरे देश के लिए मिसाल होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन लोकपाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 28 सीटें मिली। और यहाँ अरविंद केजरीवाल के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि या तो वो इस सरकार बनाने से इनकार करें। अगर वो इनकार करते हैं तो दोनों पार्टियां उनके ऊपर ये आरोप लगा सकती थी कि इनके अंदर न तो क्षमता है न साहस है इस तरह के कठोर निर्णय लेने का। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी जब हकीकत में सत्ता में आई तो वो इन सब मुद्दों से भाग खड़ी हुई। ये आरोप लग जाने वाले थे। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से 2013 में सरकार बनाई और जन लोकपाल विधेयक विधानसभा में पेश किया। उस जन लोकपाल विधेयक का मसौदा कुछ ऐसा था जिसको पढ़ करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सख्ते में आ गई और दोनों ने मिलकर के ये तय किया कि वो किसी भी कीमत पर इस विधेयक को पास होने नहीं देंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के इस विधेयक का विरोध किया। आखिर ऐसा क्यों किया, ये फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। किसी समय इस पर भी डिटेल से करेंगे बात कि उस मसौदे में आखिर ऐसा था क्या। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के उसको सदन में पास नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल ने एक साहसिक फैसला लेते हुए कहा कि अगर हम जन लोकपाल विधेयक जिसके लिए हम सत्ता में आए हैं पास नहीं कर सकते तो हम ऐसी कुर्सी को लात मारते हैं। उस कुर्सी पर बने रहने का, चिपके रहने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में प्रचार चालू किया कि अरविंद केजरीवाल अपने वादों से भाग खड़े हुए और भगोड़े का टैग लगाने का प्रयास किया। 2014 के लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। अरविंद केजरीवाल ने खुद जाकर के बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक दी। पार्टी में तब रहे कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ने गए। पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता चुनाव लड़े और हार गए। बहुत सारे नेताओं की जमानतें भी जब्त हो गई, जिसमें से एक कुमार विश्वास भी थे। पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा और पूरे देश में
एक माहौल बना के आम आदमी पार्टी लगभग अब खत्म हो चुकी है। सत्ता के गलियारों में खासतौर से राजनीतिक विश्लेषकों के, तथाकथित विश्लेषकों के कमेंट्स में ये सुनने और देखने में आने लगा कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। ये राजनीति का एक बुलबुला था जो कभी शीला दीक्षित ने बोला और वो खत्म हो चुका था, ऐसा विशेषज्ञों ने माना। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसके बाद पर्दे के पीछे रहे। कुछ दिनों के बाद वो सामने आए और आकर के उन्होंने 2015 में रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सीटों के साथ दिल्ली की विधानसभा पर एक बार फिर कब्जा कर लिया। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली और कांग्रेस 0 पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटें जीतने को मिली। आम आदमी पार्टी ने एक बार इतिहास रचा कि 28 सीटों के बाद सीधे 67 सीटों पर वो जा पहुंचे और दिल्ली की विधानसभा में प्रचंड बहुमत की सरकार अरविंद केजरीवाल ने बनाई। पार्टी में टूट और पार्टी में विरोध अरविंद केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं थी। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और लगा कि 2015 उनकी वजह से चुनाव जीते हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो आने वाले समय में पार्टी का क्या होगा। जन लोकपाल के मुद्दे पर जब डिटेल बात करेंगे तब फिर इसको भी समझेंगे। क्या जब प्रचंड बहुमत मिला, जब स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की आई, उस विधेयक को पारित किया गया या नहीं पारित किया गया, उस विधेयक का आगे हुआ क्या, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन वो किसी और कार्यक्रम में, सेपरेट कार्यक्रम उसके लिए करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि तमाम सारे नेता जिनमें उस समय प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ दी और छोड़ने के बाद ये लगा कि पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा और 2015 की जीत में उन लोगों का बड़ा योगदान था। आने वाले समय में पार्टी कमज़ोर साबित होगी। वक्त आते आते तक कुमार विश्वास जी साथ छोड़ चुके थे। उस समय लगा कि पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई। लेकिन 2020 में आम आदमी पार्टी ने फिर से वापसी की और 62 सीटों के साथ एक बार फिर इतिहास रचा। तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन 2025 आते आते तक आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, महज 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। कई पूर्व विधायक जिनको टिकट नहीं मिला था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बड़ी फूट का सामना करना पड़ा। एक बड़ा धड़ा आम आदमी पार्टी से अलग हो गया एमसीडी में और आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी चूंकि बहुमत पा चुकी थी, वहाँ भी बहुमत खो दिया। फिर से कयास लगने लगे कि आम आदमी पार्टी अब लगभग खत्म हो चुकी है। 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के कई कारण हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना ये है कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है, जो ईमानदार छवि थी, उसको एक बड़ा धक्का लगा, उसके ऊपर एक बड़ा डेंट पड़ा तब जब तथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। उससे पहले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल गए। तब लगा कि आम आदमी पार्टी की साख पर कहीं ना कहीं तो धब्बा लगा है और प्रचार तंत्र पूरी तरह इस पर हावी था कि वो लोगों के दिमाग में ये बैठाने में कामयाब हो जाए कि आम आदमी पार्टी भी और पार्टियों की तरह ही नहीं, और पार्टियों से भी ज़्यादा भ्रष्ट है। 2020 से 2025 के कार्यकाल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ ईडी और सीबीआई की रेड हुई और तमाम नेता जेल गए, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका तो पैदा हुई और लोगों को लगा, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। उसके बाद जब ईडी और सीबीआई कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, अंततः कोर्ट को, न्यायालय को भी सभी नेताओं को जमानत देनी पड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसमें जो कोर्ट ने जमानत देते समय टिप्पणी की वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई दी। जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल और सारे उनके जो साथी थे सब बाहर आए और हरियाणा के चुनाव की तैयारी करने लगे। सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि यहाँ इस पूरे मामले में जो चर्चा का विषय बना वो ये कि ईडी की साख पर इन सारे प्रयासों से बड़ा बट्टा लगा और कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो भी चर्चा का विषय बना। लोगों में फिर एक बार विश्वास अरविंद केजरीवाल के प्रति बना और चर्चा का विषय ये बना कि कहीं ना कहीं बेवजह परेशान करने का और राजनीतिक षड्यंत्र है ये और ईडी का दुरुपयोग है। कहीं ना कहीं इसका प्रयास किया है केंद्र सरकार ने। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नाहक फंसाया गया है, ज़बरदस्ती केस में अंदर किया गया है केवल और केवल दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे उस समय इंडिया अलायंस का गठन हुआ, इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन का पार्ट भी आम आदमी पार्टी बनी। हरियाणा के चुनाव में ये बिखर गया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो समझौता होने की स्थिति बनी वो कांग्रेस की हठधर्मिता से टूट गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और अकेले चुनाव लड़ा।
22 सीटों पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। हार की समीक्षा करते हुए कई लोगों का कहना ये है, और ख़ास तौर से आम जनता में इस तरह की चर्चा है कि कहीं न कहीं मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा दिया गया है। चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर कर लिया, मीडिया के सामने आने से बिल्कुल परहेज करना शुरू कर दिया, और चर्चा का विषय ये बना कि अरविंद केजरीवाल अब गहन चिंतन में चले गए हैं और वो डिप्रेशन में हैं। इस तरह की भी बातें चलने लगीं और लगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत हताश, निराश और टूटे हुए हैं, इसीलिए वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। अचानक से पार्टी ने फैसला लिया और मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया। पंजाब में चूंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और 2027 में वहाँ चुनाव होना है, जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सत्ता खोने के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी भी कीमत पर सत्ता खोना नहीं चाहती है। मनीष सिसोदिया ने वहाँ डेरा डाला और अपने कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने सत्ता और संगठन में सामंजस्य बनाने का प्रयास किया। इस बीच अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से बचते रहे और वो नेपथ्य में कहीं गुम से हुए दिखाई दिए। इस बीच तमाम खबरें आती रहीं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं। राज्यसभा की सीट के लिए वो लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि वो सीट खाली करें। इसका आम आदमी पार्टी ने न तो सीधे खंडन किया और न ही इस पर उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की 4 सदस्यता ले सकते हैं या राज्यसभा जा सकते हैं। अचानक से अरविंद केजरीवाल पर्दे से बाहर आते हैं और पंजाब में उनकी सक्रियता देखने को मिलती है। पंजाब में लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव होने वाला है और उस सीट पर अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह कमान संभाल रखी है। वो वहाँ प्रचार में पूरी तरह जुटे हुए हैं और तमाम कार्यक्रमों में उनकी शिरकत देखने को मिली। लोगों की चुप्पी टूटी और लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल फिर नए कलेवर और नए तेवर के साथ भारतीय राजनीति में एंट्री मार रहे हैं और वापस आ रहे हैं। लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी की तरफ से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो राज्यसभा के सदस्य हैं संजीव अरोड़ा, और कयास ये लगाया जा रहा है कि संजीव अरोड़ा के चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर राज्यसभा का रुख करेंगे। राज्यसभा का रुख करते ही भारतीय राजनीति में फिर आंख में आंख डाल करके जो राजनीति करने का अंदाज अरविंद केजरीवाल का देश के लोगों को फिर देखने को मिलेगा। इस निर्णय से कांग्रेस सत्ते में है, क्योंकि कांग्रेस के साथ पंजाब में तालमेल की कोई भी संभावना नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस आक्रामकता से वापस लौटे हैं उसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को चौंका दिया है। पंजाब के साथ ही गुजरात की बसावदर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। चूँकि वहाँ आम आदमी पार्टी ने सीट जीती थी, लेकिन वहाँ के जो विधायक थे वो किन्हीं कारणों के चलते, चूँकि उनके खिलाफ उनके चुनाव को चुनौती दी थी वहाँ भाजपा के प्रत्याशी ने, मामला कोर्ट में था और पता नहीं क्यों उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली, विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। जिन्होंने केस दायर किया था उन्होंने केस वापस ले लिया और गुजरात में इस विधानसभा पर उपचुनाव की घोषणा हुई। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से यहाँ भी कोई बात नहीं की, सीधे अपने गोपाल इटालिया जो पार्टी के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता उनके प्रचार में लगे हुए हैं। उनके नामांकन में जिस तरह से भीड़ उमड़ी उसने भाजपा और कांग्रेस दोनों के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई और दल, आम जनता सबको ये लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल थक हार के अब बैठ जाएंगे, लेकिन जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल की वापसी हो रही है उसने सभी को चौंका दिया। इतने प्रताड़ना झेलने के बाद, जेल में इतना समय बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल उसी तेवर से वापस आएंगे इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सारे प्रयासों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को राजनीति से बाहर करने में सफल अभी तक होती दिखाई नहीं दे रही है। फिर एक नई चुनौती के सामने अरविंद केजरीवाल सबके सामने हैं। आने वाला समय बताएगा कि भारतीय राजनीति कितनी रोमांचक होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जब चुनौती बनकर के सामने खड़ा हो तब लोगों को देखने में मज़ा भी आता है, क्योंकि 2014 के बाद अभी तक इस आक्रामकता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले चंद ही नेता इस देश में हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन ने भी जेल जाना पसंद किया, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के सामने झुके नहीं। उन्होंने फिर से झारखंड में अपनी सरकार बनाई। ममता बनर्जी बार बार
नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों को स्वीकार करती रही। अरविंद केजरीवाल ने तमाम प्रताड़ना के बावजूद भी न तो झुकना पसंद किया, न राजनीति से भागना पसंद किया। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल मैदान में है। आने वाले समय में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।